आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से 26वीं आईनी तरमीम की धूम तो हर तरफ मची हुई थी, लेकिन ये तरमीम ऐसी थी कि इसका नाम मुसवदा किसी को अवेलेबल था, जो मुसवदा घूम रहा था उसको कोई ओन नहीं कर रहा था। इसके अंदर कितनी तजावीज़ हैं, तजावीज़ मौजूद थी लेकिन मुकम्मल और हतमी तहरीर मौजूद नहीं थी। ये पेश नहीं हो पाई, आइन के अंदर तरमीम नहीं हुई, सब कुछ पाकिस्तान में जूं का तूं है। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा भूचाल पाकिस्तान के अंदर आया कि आलम हफीज़ आप देखें, हुकूमत जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। जो तरमीम पेश ही नहीं हुई उसको पेश की कीमत अता करनी पड़ रही है, अपने एलाइज को संभालना पड़ रहा है, अपने जिन लोगों को अपने साथ मिलाना था JUI को देखने उनकी मिन्नत तरला करना पड़ रहा है और शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने कोशिश की कि इस तरमीम के लिए नंबर पूरे हों, उनको भी थोड़ी सी खिफ़त का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लॉयर्स जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनका मानना ये है कि तरमीम पास हुई ना हुई, पेश हुई ना हुई, मुसवदा था या नहीं था, हमने मैदान मार लिया। आज इस प्रोग्राम में हम बुनियादी सवाल उठाना चाहते हैं कि चाहे तरमीम हुई या नहीं हुई, मुसवदा था या नहीं था, ये हक़ किसका है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। जज साहिबान ने तय करना है या जर्नैलों ने तय करना है, जर्नलिस्ट ने तय करना है, वकला ने तय करना है या पार्लियामेंटेरियंस ने तय करना है। हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सेनेटर परवेश खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके साथ नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, शाहिदा अख्तर अली साहब रुकन कौमी असम्बली JUI की तरफ से, उनका भी शुक्रिया, और बैरिस्टर अकील मलिक हुकूमती तर्जमान बराए कानूनी उमूर भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहता हूँ सेनेटर हामिद खान साहब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने हमें इसी ऑनलाइन उन्होंने हमें दोबारा हम उनसे रब्ता भी करेंगे, लेकिन उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो एक और तहरीक शुरू कर रहे हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हुआ तो है नहीं, लेकिन तहरीक किस बारे में। ज़रा मैं अगर सेनेटर साहब आपसे बात का आगाज़ करूं, जब तक हामिद साहब हमें ज्वाइन करते हैं, ये सारा हंगामा फिर क्या हुआ? तो ना कोई तरमीम है, ना कोई मुसवदा है, तजावीज़ के ऊपर बहस है, तो ये क्या था जो हम पिछले 48-72 घंटों में देखते रहे? देखिए, कोशिश थी कि ये तरमीम पास की जाए। अब उसके जो खदो खाल थे वो ज़ाहिर हर एक के पास जो है मैसर नहीं थे, और उसके खदो खाल में अब हमें इल्म नहीं कि कहाँ तब्दीली करते रहे, किस वक्त तक तब्दीली होती रही। और लेकिन वो जो तरमीम थी उसके लिए बज़ाहिर ये लगता है कि जो ख़ुद भी हुक्मरान जमात का अपना उनके लीडरान का बयान है कि नंबर्स पूरे नहीं थे, नंबर्स पूरे नहीं, लेकिन हमें जो है ये, लेकिन मतन वगैरह ये रफली यही था जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा जो हमारा जो एक इंटरेस्ट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था, क्योंकि वो हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी मिसाक जमहूरियत का अहम हिस्सा था, और वो हमें लगता था कि इस वक्त अगर वो वादा हमारा पूरा हो जाए, मंशूर का हिस्सा है, तो हमारे लिए उसमें बहुत एक दिलचस्पी का बायस था। लेकिन अब ये जो नंबर्स पूरे करने वाली गेम है, ये हमें तो आखिरी वक्त तक यही समझ थी कि नंबर्स पूरे हैं। जब और आखिरी वक्त को आप कहाँ तक लेके जाएंगी? कल रात 12 बजे तक, 1 बजे तक? नहीं, मेरे ख्याल में उससे कुछ पहले आ जाएं। मेरे ख्याल में ये कल दोपहर तक हमें यही फीलिंग थी। कल 3 बजे हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई, उसके बाद हम इस बात पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि नंबर हम मतलब हुकूमत कॉन्फिडेंट, और वो हमें यही जवाब देते कि नंबर, आप तो उन्हीं पर तकिया किए होते, नंबर उन्होंने पूरे करने थे। अच्छा, मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन मैं ज़रा सेनेटर हामिद खान साहब जिन्होंने जाना भी है इस वक्त, ज़रा वो जल्दी में भी हैं, उनसे बात कर लूँ। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि ना कुछ हुआ तो हंगामा क्या, आपने तहरीक का ऐलान कर दिया और आपने कह दिया कि हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे और अदलिया पर हमला हो गया, तो क्या हुआ? क्या तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि जो मुसवदा सामने आज आ गया है, जो उसको छुपा रहे थे, उसके देखने के बाद तो ये चीज वाज़ेह हो गई कि असल जो हमला होना है वो अदलिया के निज़ाम पे होना। ये तकरीबन इन्होंने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद कर देना है, हाई कोर्ट को बेअसर कर देना है, और हम जो चीज चाहे मनमानी करेंगे, हमें कोई रोकने वाला ये
हमारे गलत फैसलों पर कोई इंसाफ करने वाला नहीं लेकिन होना मैं चाहिए। जरा आपसे जानना चाहूंगा कि मैं देखिए इसीलिए- मैं आपसे जरा वजाहत के तौर पर, क्योंकि हम हमेशा आपको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि आप किस जी। तरीके से आइन की तशरीह करते हैं। ये जो आपने मफरूज़ा बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला, ये क्या हमला है? सर, हमला, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मुतबादल कोई अदालत बनाएंगे तो उससे बड़ा हमला नहीं हो सकता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद जो है वो मुल्क की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही हम कहेंगे। आप कहां से नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले आएंगे? और इसका मतलब लेकिन ये है आइन तो कि उसको एक वक्त- फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहता है ना जी, उसको तो कहीं भी। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है ये ना। कहाँ पे लिखा हुआ? उसका टाइटल जो भी हो, क्योंकि ये फेडरल कोर्ट है, चारों सूबों की कोर्ट है और टॉप एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो इसलिए यही एक्चुअली सही माने में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसके होते हुए दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं हो सकती। और ये कौन डिसाइड करेगा? मैं कचबैसी के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कौन डिसाइड करेगा कि ये नहीं हो सकती? ये इसलिए नहीं हो सकती कि एक मुल्क में दो अदालती निजाम नहीं हो सकते। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, असल में ये कंफ्यूजन इसलिए है कि लोगों को आईनी असूलों के साथ कोई इंट्रोडक्शन का वास्ता नहीं है। आप देखिए, किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कोर्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, कनाडा, किसी हद तक यूएसए भी, फिर बाकी जितने कॉमनवेल्थ कंट्रीज आते हैं, वहाँ यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर होता है। वहाँ नीचे से लेके, मतलब सिविल जज और मैजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक ही स्ट्रक्चर तो होता आपके पास है। फेडरल शरिया कोर्ट भी है ना जी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट अगर मौजूद फेडरल है। शरिया कोर्ट, लेकिन उसको भी उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है सिस्टम के अंदर। उन्होंने उसको भी सुप्रीम कोर्ट के तहत but there's a किया है। separate federal court for Sharia, right? हाँ, वो शरिया के लिए स्पेशल कोर्ट है और वो भी इंटीग्रेटेड है सिस्टम के अंदर, तो उसकी अपील भी तो सुप्रीम कोर्ट में लाई सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के साथ इंटीग्रेटेड होगी, हाँ, वहीं से जज जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही सारा अदालती निजाम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल कोई और कोर्ट नहीं हो सकती, वरना तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी। वो तो कोई निजाम ही नहीं होगा और सिवाय कंफ्यूजन की। मैं सिर्फ तलत साहब एक्सप्लेन कर दूं आम अल्फाज में कि क्या होती है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। ये वो लोगों ने ये बात की है जिन लोगों को बुनियादी आईनी असूलों का नहीं इल्म। देखिए, दो सिस्टम हैं दुनिया में इस वक्त, कोर्ट सिस्टम। एक को हम कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम, जिसके तहत वो सारे ममालिक आते हैं जहां पर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है नीचे से लेकर ऊपर तक। एक है कॉन्टिनेंटल सिविल लॉ सिस्टम, जो यूरोपियन सिस्टम है, जो फ्रेंच जर्मन सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत पैरेलल कोर्ट सिस्टम्स होते हैं, 5 या 6। मसलन जर्मनी में, फ्रांस में, फिर इसी तरह उसी के बेसिस पे इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सब जगह है। वो है जहां पर हर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ये सिविल लॉ सिस्टम का टॉप तक स्ट्रक्चर है। लेकिन सेनेटर साहब, कदा कलामी, देखिए मुझे आदत नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि अगर एक मुल्क की पार्लियामान ये डिसाइड करती है कि हमें जो हमने किताबों में पढ़ा है उस निज़ाम से आगे जाके काम करना है, क्योंकि 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तमाम तर कोशिश के बावजूद वो तय नहीं हो पा रहे। जज साहिबान जो हैं, और आपने वो जज साहिबान भुगते हुए हैं, माजी में आपने वो जज साहिबान भुगते हुए हैं, आप उनके सामने आप प्रेजेंट करते थे, मुझे पता है आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होता था। जो तमाम तर सहूलियात इंजॉय करते हुए अपने आप को पार्लियामेंटेरियन से बाला समझते हैं, तो अगर पार्लियामान इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाना चाहती है तो ये पार्लियामान का इस्तेकाक तो है ना, ये तो माने आप। नहीं है, नहीं है। मैं बता देता हूँ, जो बेसिक
आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक आई लॉस्ट द ऑडियो। एनीवेज, ये अब आपने सुन लिया जी, ये मामला सर। मैं आपका एतराज़, आपकी जमात को पार्लिमान के इस्तेहकाक पर तो कोई एतराज़ नहीं है कि आइनी अमेंडमेंट हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर आपको एतराज़ है या नहीं है? ज़रा एतराज़ात सुनना चाहते हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे देखें, मौलाना साहब ने ख़ुद भी कहा है कि आइनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत होनी चाहिए और इस्लाहात होने चाहिए अदलिया में। ठीक, लेकिन ये जो मौजूदा पैकेज आया है, इसमें जो खदशात डेवलप हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि 24 घंटे पहले क्या कुछ नहीं हो रहा था कि जिस तरह हर तरफ आपकी पजीराई हो रही थी, क्या कुछ नहीं हो रहा था। कौन सा ऐसा लीडर जो आपके दर पे जिसने हाजिरी नहीं दी, आपसे मुलाकात नहीं, तो आपको तो पीछे 24 घंटे में देखें, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हम खुद वोट करते, खुद पेशकदमी करते, लेकिन अगर वो पैकेज हमें एक्सेप्टेबल होता और हम समझते कि उसमें वो न्यूट्रलिटी है, ये तो आप देखें हमारे खदशात तब बढ़ने शुरू हुए और कुछ यकीन में बदलने शुरू हुए कि जो आज की अर्जेंसी ये कर रहे थे कि जो 51 का था, 63A का था, अदलिया से रिलेटेड जो थे, तो वो तो वही मैं कहूँगी कि एक पिछले हफ्ते एक ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए एक एक्ट भी कर दिया था। तो अगर इस तरह हम नजरिए ज़रूरत की तहत अपने पार्टी के लिए वो करते, चेंज कर देते, पार्लियामान का इस्तेहकाक तो ये है ना कि आप तब्दील कर लेते, कंसेंसस बनाने के लिए क्राफ्ट करते, ये तब्दील कर देते, तो इसमें तो इत्तेफाक है ना। इसकी तो उस वक्त तो नौबत ही नहीं ना। अभी ये थे, आप खुद अपने 10-15 दिन पहले की अपनी निकाले बयानात हुकूमत के, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही, अच्छी बात है क्योंकि हुकूमत का काम ही यही है, हमारा काम ही ये है कि हम कानून साजी करेंगे, लेकिन वो तो खुद डिनाई कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे अपोजिशन का यही एतराज़ था, बल्कि मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के भी कुछ लोग जो हैं ज़रूर इसमें शामिल थे, अगर वो बुलंद आवाज़ में नहीं कहते लेकिन उनके दिल धड़कते थे और उनकी आवाज़ हमारे साथ वो हम आवाज़ थे कि इस अर्जेंसी की क्या ज़रूरत है, हमें तरीक़ेकार मोडेलिटी पे है, आप लेके आए, चले ड्राफ्ट नहीं लेके आते क्योंकि थ्रू फेडरल कैबिनेट आता है, लेकिन आपके पास 18th अमेंडमेंट की भी एग्जांपल है। मुझे एतराज आपका समझ आएगा, तो तरीकाकार पर एतराज है, टाइमिंग पर एतराज है, कुछ शिकों पर आपको एतराज है, लेकिन पार्लियामान का हक जो है कानून साजी करना है। दोस्तों जी, बैक टू दैट डिबेट, इस बात से कतई नजर, अब तो खैर एकेडमिक डिबेट लगती है क्योंकि ना वो तरमीम फिलहाल है, ना उसको कोई हतमी मुसवदा है, हमारे सामने उसके कुछ डायमेंशंस हैं। तो पार्लियामान का इस्तेहकाक जो है ना, पार्लियामेंटेरियंस को तो सारे रेलू कट्टा समझते हैं कि नहीं? नहीं, अब मेरा अपना ये ख्याल है कि थोड़ा सा जो वो लोग भी जो इस पार्लियामान को, मौजूदा असम्बली को फार्म 47 वाली कह रहे थे, वो भी अब उन्हें समझ आई है कि प्रिविलेज होती है जब से ये हमला हुआ है पार्लियामान लॉजिस में, और आप देखें वो रहा हो क्या गए। बाकी ये कि जैसे बीवी ने बहुत सही फरमाया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हामी हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के, इसी तरह पीटीआई के भी काफ़ी लोग इसके हामी हैं, और ये बात पब्लिकली पार्टी पॉलिसी डिक्लेयर्ड, आपने देखा हामिद साहब सर, अब वो हामिद साहब ने तो आपको बताया ना, लेकिन हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ने खड़े होकर कहा कि पीटीआई के लोग भी ये चाहते हैं। अब उसमें जो प्रोवाइज़ो है वो नहीं कोई बयान कर रहा, वो ये कह रहे हैं कि हाँ होनी चाहिए, प्रोवाइडेड फायज ईसा उसके सरबराह ना हो। तो ये इस तरह की बात जो है ज़ाहिर है इनके प्राइवेट हुई होगी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि इस तमाम मुद्दे के अंदर पार्लियामान की ताकत आपको बढ़ती हुई नज़र आती है, वज़न आपको बढ़ता हुआ नजर मेरा अपना ये ख्याल है जी कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, मैं उनका बड़े अरसे से मुतक़िद हूँ जी, अगरचे माशाल्लाह हम तो गुनाहगार किस्म के आदमी हैं, वो बड़े ये पहुँचे हुए हैं। ये नजरियाती इख्तिलाफ की बात जी, वो नजरियाती उस हवाले से बात करो, लेकिन मेरी उनके साथ बहुत फ्रैंकनेस है और वो बहुत कुशादा दिल आदमी है, आई मस्ट से दैट। और वो ये कि बिल आखिर मुझे कामिल यकीन है कि मौलाना जो हैं वो बहुत सारे लोगों को ये बताएंगे कि इसे कहते हैं कि सेहरा सुखनवर ऐसे लिखते हैं, और वो पीटीआई के वो काफ़ी सॉफन कर देंगे। ठीक, और मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ। तो ये और मेरी दानिश में अगर आप बुरा ना माने, सिर्फ 1 मिनट, मेरा माथा उस दिन ठिमका था। बड़ी अजीब सी बात है, मैं जितनी मरतबा मौलाना को मिला हूँ, मैंने आज तक उन्हें कभी शिकार से दिलचस्पी लेते नहीं सुना। उनसे बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 घंटे लंबी भी नशिस्तें हुई। आसिफ अली जरदारी साहब से भी किसी ज़माने में मिल लिया करते थे, इतने लंबे चौड़े, वो ज़्यादातर भिटाई के शेरों पे होते थे, वो भी कुछ शिकार का जिक्र नहीं करते थे।
जिस दिन आसिफ अली जरदारी गए हैं मौलाना के यहाँ और उन्होंने उन्हें बंदूक का तोहफा दिया, मैंने कहा वो बड़ा अलामती था। मैं सोचता रहा, मुझे अब समझ आई वो बंदूक उन्हें दी, यार शहबाज को बंदूक फारक कर। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैड हैपेंड। शहबाज मैं मजाक नहीं कर रहा, गोली के बगैर। चले गोली के बगैर। वो सर एक सिंबॉलिक बात होती है। गोली के बाद सर वो यही छड़े वाली भी तो होती है ना, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये पानी वाली भी होती है। नहीं सर, ये है बड़े घेरे से। और अब देखिए आज क्या हुआ है, कल वो हुकूमत ने बड़ा था कि जी हफ्ता इतवार हिलना नहीं, ये वो इधर उधर, अभी भी खुल के नहीं बताएंगी। 8-9 मरतबा मैं भी 2 दिन गया, वो हमारे बहुत सारे एमएनएस बेचारे बाहर जाते थे, वो बुला लेते थे। बाखुदा 2 आदमी बेचारे इंसुलिन लगाने बाहर जा रहे थे, तो उनको भी ये भागना पड़ा। ये भैया आंखों के सामने की बात कर रहा हूँ आज। जरा इनसे अहवाल पूछ लेते हैं। तो इस पे तो वापस आई है कि जो हामिद खान साहब कह रहे थे कि पार्लियामान का इस्तेहकाक ये नहीं है कि मौजूदा कोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म की तब्दीली की जाए, तो फिर पार्लियामान का इस्तेहकाक तो कुछ ना हुआ ना। तो कल को ये तो खैर उनकी अपनी सोच होगी। पार्लियामान के इस्तेहकाक को जो है वो लिमिट करना और उसको जो है उनकी अपनी तारीफ़ है कि पार्लियामान का क्या इस्तेहकाक है। लेकिन बहरहाल अगर पार्लियामान ये चाहे, और अपनी दानिस्त में उस वक्त के बड़े लीडर्स ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एक तारीख़ी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जब साइन किया था, तो इसमें साथ में क्या था, ये सबसे बड़ी बात यही थी। आज उस बात को मैं समझती हूँ बहुत लेट हो गए हैं कि हम वो कोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी जमात ने भुगता भी हुआ है। जी, भुगता तो सभी ने हुआ है। आइन बिलखुसूस हम तो आपकी जमात की बात करेंगे, सभी ने भुगता हुआ है, लेकिन आइनी मामलात को सियासी और दीवानी मामलात में गुटमुट करके ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी कहा। और कल जो भी एक जो बिलावल साहब ने आखिर में बात की, जब वो उस कमरे से बाहर आ रहे थे जिसमें हतमी फैसले पार्लिमानी कमेटी बैठी थी, तो उन्होंने ये सही कहा कि हमने एक बड़े अच्छे जो है माहौल में ये पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी थी जिसमें सारे बैठे हुए थे। मगर फिर बानी जो पीटीआई हैं उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने सबको धो डाला, तो वो जो है माहौल उन्होंने जानबूझकर बिगाड़ा गया। अब बात यह है कि ये कह रहे थे नुसरत साहब की बंदूक दे दी, एक और टर्म होती है हाराकीरी, उसमें बंदूक की भी जरूरत नहीं होती, उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है ना जख्मी कर लिया। जरा इसके ऊपर वापस आएगा, बंदूक और हाराकीरी के इस्तिलाहात और इस्तारों से हटके आपकी जमात को मौजूदा जो मरकजियत मिली है, आपके ख्याल में नुसरत साहब का मानना ये है कि वो इस्तेमाल हो सकती है मिडिल ग्राउंड क्रिएट करने के लिए, पीटीआई की पोजीशन को डाइल्यूट करने के लिए, तो आपकी दिलचस्पी है या बस इतना ही काफ़ी है? देखिए, दिलचस्पी तो मैं क्या, बल्कि हम तमाम मेंबरान अक्सरियत पार्लियामेंट में है कि जो माहौल है इस वक्त, हम चाहते हैं कि उसकी एक सॉफ्ट रनिंग हो, स्मूथ हो और पार्लियामान चले। अभी अच्छा माहौल है? अभी काफ़ी अच्छा, मैं इसकी तारीफ सुनता रहता हूँ, स्पीकर साहब भी कह रहे हैं, सारे कहते हैं वो क्या बेहतर माहौल है, मतलब मुझे तो कहाँ पर बेहतरी नजर आई, मतलब गालम गलोच कम हो गया वो तो समझ आई, लेकिन अमली तौर पर क्या माहौल है जो पहले से मुख्तलिफ? मतलब कम से कम ये है कि एक दूसरे की बात सुनने की थोड़ी सक्कत आ गई है। उससे पहले तो यही होता था कि अगर मुझे माइक नहीं दिया तो मैं वॉकआउट, सही, मैं कोरम आउट करूंगा। आपने देखा है कि अभी पिछले हफ्ते से कम ये चीज़ नहीं हो रही। ठीक, तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह करे कि हम एक ऐसे यूनानिमस एक चीज़ लेके आए जिस पे किसी को भी एतराज़ ना हो और वाकई उसके फिर दूर रस नताइज भी हमें अच्छे मिले, हमें भुगतना ना पड़े। क्योंकि अमेंडमेंट में भी काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन 19th अमेंडमेंट जब जंबिश कलम आ गई तो फिर उसके असरात भी आपने देखे। आपके पास वर्किंग ड्राफ्ट होना चाहिए ना जी आपके पास, आज जो लॉ मिनिस्टर ने बात बिल्कुल होना चाहिए। आप हम वो ड्राफ्ट नहीं, जाहिर फाइनल तो कैबिनेट करेगी, तो वो फिर होगी आईनी जो तरीक़ाकार है, वर्किंग पेपर आपके सामने होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर जो वर्बली आपने हमें बताया है फिर एग्जैक्ट वो भी हो ना। कमेटी में हम एक फीचर सुनते हैं, फ्लोर पे हम दूसरा, फ्लोर पे हम वो फीचर सुनते हैं जिसमें हमारा एग्रीमेंट है, हम खुद चाहते हैं कि वो हो। तो ये तनाज़ुर देना, जब कोई चीज असर लोगों में ये इस तरह का रवैया कि शायद हम हर अच्छी चीज़ को हमने डिनाई कर दी। हम तो खुद ये चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ भी आए,
और हम उस पे मिल बैठ के इस चीज तो को आपकी खत्म जमात करें, में रंजिश को। कोई इसके मुतवाजी कोई जो भी आपने अभी तक सुना या देखा, कोई अपनी तजावीज़ आप लाने की है आपकी तरफ से इनिशिएटिव के ये आपकी तरफ से सामने आ गया, अब हम ये तजावीज़ लाना चाहते हैं? मैं पीपल्स पार्टी से भी यही पूछूंगा। जी बिल्कुल ये है, है बिल्कुल है, क्योंकि अभी आपने जो इसमें अगर आर्टिकल किसी के पास आया हो जो हमें बताया गया वर्बली कि आर्टिकल 8 और 2A क्लॉज जो है, अब उसमें जो ह्यूमन राइट में इस्तिस्ना है, उसकी इस्तिस्ना किस हद तक दी गई है, अब उस हद को कौन डिफाइन करेगा? ठीक, फिर अगर उसमें कोई आ जाता है कोई मामूली गलती से या कोई Missing person का बहुत मामला है, बड़ी ठीक है। गलती से भी हो जाए तो फिर उसको भी तो सेग्रीगेट करना I है agree with हमने। you totally, तो हम ये- डेफिनेटली अपनी इनपुट भी देंगे और देते आ रहे हैं और इंशाल्लाह ड्राफ्ट भी देंगे। दूसरा से कमाल है, अमूमन 18वीं तरमीम का जिक्र किया, ऐसी तरमीम के ऊपर एक ड्राफ्ट आपके सामने मौजूद होता है तजवीज़ की सूरत में, या पहले मीडिया के अंदर वो कहते हैं काइट फ्लाइंग आप कर लेते हैं, सेंस डेवलप करते हैं। इस पर तो वाकईतन वी डिडंट हैव एनीथिंग। आई डोंट नो पीपल्स पार्टी के पास अगर कोई मुसवदा था या नहीं था, एतराज़ किया है वैसे आपकी जमात के ऊपर कि असद कैसर साहब ने कहा है जी कि मुझे इन पर हैरत है, इनके पास मुसवदा था। योर टेक ऑन दिस? सर मेरा, अब देखिए, अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ जब वज़ीर कानून जो हैं वो खुद फरमाए कि मुझे अभी मिला है, उसमें नुसरत जावेद क्या कहे? बिल्कुल नहीं, ये इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड ना सर। बात ये है कि इन बेचारों को आदत पड़ी हुई थी, एक ज़माना था जब बहुत लियाकत वाले लोग जो हैं वो पार्लिमानी अमूर देखा करते थे, तो 12-12 मिनट में, यानी ऐसा हसीन इत्तेफाक होता है कि 12 मिनट से नेशनल असम्बली में, 12 मिनट से सेनेट से एक्सटेंशन का। इन्होंने समझा कि शायद इस्तीफा के लियाकत जो हैं वो उतनी ही लियाकतमंदी दिखाएंगे, वो लियाकतमंदी नहीं हुई। दे टुक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड दे एम्बैरेस्ड देमसेल्व्स। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, और देखिए सर कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है। मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान इतने यानी कि मैं नहीं कहूँगा कि रूड आदमी हैं कि वो नवाज शरीफ को कहें कि मेरे यहाँ मत आओ। ठीक है जी, लेकिन बात यह है कि खल्क़ खुदा के लिए ये आया कि इधर से टिक्कर चलता है कि वज़ीर आज़म साहब अपने बड़े भाई के हमरा जो बहुत दिनों बाद लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, मौलाना से मिलने जाएँ और लंदन जाने की तैयारियां कर रहे थे। साथ ही सर वो आता है एक और टिकर कि जी 2 मज़ीद PTI के लोग मिल गए हैं। अब उधर इजलास तवील हो गया और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी आते हैं TV के ऊपर और कहते हैं कि जी आप आने की ज़हमत ना करें, हम जा रहे हैं पार्लिमान। मेरे इत्तला के मुताबिक जो गलत हो सकती है, टेलीफोन पर गुफ्तगू पे मौलाना ने कहा कि ये आपको भी गुमराह कर रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी मत आएं। और नवाज शरीफ साहब दूध के जले हुए हैं तो छाछ तो उन्होंने फूंक जी जाहिर है उन्होंने, देखिए ना आपके प्रोग्राम में जब मैं कह रहा था कि तोतिया मन मोतिया ना, और उस पर जो हमारे साथ वो हुआ, अब वही हुआ है बेचारों के साथ। देखिए आई फील सॉरी। आप उन्होंने कहा कि लंदन से इधर ना आए, अब आप कहते हैं लाहौर से इस्लामाबाद ना आए, तो ये तो ना आया करे ना, छोड़ दें। कहें कि देखिए ब्रेक है। इतनी लेगेसी के बाद अब अगर आपको ये हो कि पब्लिकली मैसेज ये जाए कि आपको मौलाना फजलुर रहमान अपने घर नहीं आने देना चाह रहे, हालांकि वो गलत। ठीक है, ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि जिस मामले के ज़रिए आपने पार्लिमान की साख को बरकरार रखना था, आपने उसके तकद्दुस को बढ़ाना था, आपने उसकी ताकत को जज साहिबान के एजेंडा से निकालना था, उसको असर्ट करवाना था, क्या उसके नतीजे में पार्लिमान मज़ीद शर्मिंदगी उसको सामना करना पड़ा है? नहीं, ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर बात करेंगे। कौन चलाएगा पाकिस्तान? पार्लिमान कहती है कि हम चलाएंगे पाकिस्तान, हम नुमाइंदा हैं इस मुल्क के। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप नुमाइंदा तो हैं लेकिन कोर्ट हम हैं, आप आइन में ऐसी तरमीम करेंगे जिससे कोर्ट का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया। तो बार्स भी ये कह रही हैं कि हम एहतजाज करेंगी। तो सेंटर साहब ये बताइएगा ज़रा कि आपकी जमात को भी तो खिफ़त उठानी पड़ी है, यू वेरी एक्टिव। ज़ाहिर को कोई आपको मफरूज़ा तो होगा ना जिसकी बुनियाद पर आप ये काम करें। देखिए हमें खिफ़त नहीं उठानी पड़ी है। मैंने आपको अर्ज़ की कि हमारा एक देरीना मुतालबा जो हमारी शहीद लीडर अपने दस्तखत से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ 2007 में साइन कर गई थी, और हम इखलाकी तौर पर और वैसे भी हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हम उसे पूरा करते। हमें उस हद तक ज़रूर अफसोस है कि वो हमारा मामला जो है वो नहीं हो सका। हम ज़रूर कोशिश करते रहे कि कोई इस बात में तो कोई दो राय नहीं, तो खुद बिलावल साहब ने कहती कि मैं कोशिश करूँ कंसेंसस से आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जहाँ तक नंबर्स पूरे करने, हमारे नंबर्स पूरे थे,
पीपल्स पार्टी के बहैसियत जमात जो है नंबर्स बिल्कुल वहाँ मौजूद थे, और जब जितनी दफ़ा हुकूमत ने बुलाया उतनी दफ़ा हम लोग वहाँ लेकिन आप जेयूआई के पास भी कमरों थे ना, में तो थे, आप इनकी मदद भी कैमरे- कर रहे थे कि मौलाना साहब को मना बिल्कुल लें। मदद कर रहे थे, कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए, वी आर नॉट द कैप्टन ऑफ द शिप। द कैप्टन ऑफ द शिप इज़ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, द लॉ मिनिस्टर जो वज़ीर कानून हैं, और दीगर जो हजरात जैसे डिफेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं हमारे नंबर पूरे हैं। तो हम यही समझते हैं, हम उनकी ज़बान को जो है उस पर जाहिर है उसको हमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, शक करने की। हमें यही इम्प्रेशन था कि नंबर बिल्कुल पूरे हैं। मतलब हमारी टॉप मोस्ट लीडरशिप से लेकर एक एक वो बंदा जिसने वोट देना था उसको ये सारा बात आपकी जमात का लीडर जो तभी है आप हम- सबको बुला के वरना यहाँ पे कौन बिठाएगा, और था? दूसरा बता रहे हैं इंसुलिन वाले, आपकी जमात के ना इंसुलिन वाले भी जो हैं उनको भी रोक रहे हैं। जी 2 बंदे हैं इसमें। 2 बंदे वैसे साहब आपके पास आते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट वर यू थिंकिंग। मतलब ये कौन सा सुपीरियर मैथ है जो आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपको कौमी असम्बली में कितना चाहिए, सेनेट में कितना चाहिए, इनके नंबर मिला के सेनेट में क्या सूरत हाल है। मतलब हर चैनल के ऊपर ये फटा चल रहा था जिसको हम कहते हैं। वेयर डिड यू गो रॉन्ग, क्या हुआ मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैथ बिल्कुल कंप्लीट थी, एंड अगेन जिस तरह परविशा साहब ने भी कहा, साहिबा ने भी कहा कि बिल्कुल इनको भी यही बताया गया था, इनके नंबर्स भी पूरे थे, जितने हमारे इत्तेहादी थे कैसे पूरे थे? पूरे थे। देखिए हम मौलाना पूरे थे, साहब के साथ भी हम एंगेज कर रहे थे, और अभी से नहीं, थोड़े टाइम पहले से एंगेजमेंट हो रही थी। उनको बताए थे ये खदोखाल क्या थे इसके, उनको फिर एक जो ब्रीफिंग थी वो लॉ मिनिस्टर साहब ने खुद दी और बताया। मौलाना साहब की आरा भी आई, मौलाना साहब की आरा भी, जब मीडिया पे भी वाइडली रिपोर्टेड है, मौलाना साहब की आरा भी आई, और ये एक वर्किंग पेपर था जिसके ऊपर काम हो रहा था। जेयूआई के पास था ये वर्किंग? देखें एक वर्किंग पेपर इन द सेंस के वो मीटिंग में तो फिर आ गया ना, जेयूआई को मिला अ लिटिल लेट इन द डे शायद मिला होगा, लेकिन ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी, लाइक वर्किंग पेपर लाइक दिस, लाइक ओवरऑल एक मतलब एक रफ ड्राफ्ट कह लें, उस पे हमने बिल्कुल इनके पास गया तो देखिए इनके पास की वो मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उसके क्या कह रहे हैं जो आप? सेलिएंट फीचर्स थे वो लॉ मिनिस्टर साहब ने बताए उनको। उन्होंने there कहा was no constitutional working courts हैं, paper as उन्होंने we कहा call it. कि जी पार्लियामान का जो पार्लियामेंट्री कमेटी है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से ये तमाम तर सेलिएंट फीचर्स बताए कि इस हिस्से में हम सोच रहे हैं, आप आरा बताएं। जब वो पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ, जब वो कोई एक फाइनल शक्ल ही नहीं इख्तियार की उसने, तो फिर कैसे कोई शेयर कर सकते हैं कि ये पेपर आ नहीं। गया? तो फिर आप मुझे बताया ना, ईद से पहले भी अगर आप सवैयाँ बनाते हैं ना तो उसके लिए तैयारी आप कर लेते होते हैं। काफ़ी अरसे आप पहले जाके आप दुकान पे खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। आपने वो तमाम काम किया 7-8 दिन पहले तमाम जमातों को आपने बताया, फिर उसके बाद नंबर तरतीब तो दुरुस्त रखे ना। तो पहले आपने इनका कंसेंसस लेना था, उसके बाद नंबर पूरे करने थे। लेकिन अभी मोहतरमा में बता रही थी कि दे हैड नो क्लू, दे डिस्कवर्ड लेटर ऑन। इत्तेहादियों के साथ कंसेंसस बिल्कुल था, लेकिन जो अपोजिशन से हमें नंबर रिक्वायर्ड थे, जिस तरह हमारे माजी में भी आए रहे हैं मौलाना साहब को बिल्कुल हमने, और मौलाना साहब ने फ्लोर द हाउस का उन्होंने कहा कि और अच्छी आरा दी। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट हो, मतलब ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें मुस्बत चीजें लेकिन ये काम पहले करने का था और हम उसमें कर रहे थे। मतलब ये नहीं है कि हमने वो पूल जो एक कहते हैं सीनियर मोस्ट का, वो भी इसमें उनकी आरा जो एक मुफीद आरा थी, इन वैल्यूएबल एडवाइस, तो वो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट की। जरा इसकी तरतीब हमारी दुरुस्त कर दें। मैं बिल्कुल, इसमें जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ने कहा है, मौलाना साहब ने जो स्पीच की, इसके हवाले से कोई स्पीच नहीं है उनकी, ना फ्लोर ऑफ द हाउस और ना इस तरह प्रेस रिलीज में आपने देखा। सिर्फ इससे पहले एक स्पीच जो उन्होंने की, जो मेंबरान की आप जो एक नहीं होना चाहिए था, जो बदकिस्मती से एक इवेंट हुआ पार्लियामेंट में, उसके हवाले से उन्होंने एक जनरल एक स्पीच की। लेकिन ये और तो वो क्या कि आईनी वर्किंग पेपर ड्राफ्ट, इसके क्लॉजेस, 55 अमेंडमेंट्स, इस्लाहात होनी चाहिए, हमें मिल बैठ के करना चाहिए, वो एक जनरल उन्होंने बात की थी। अब ये जहाँ पे ये आर्टिकल चेंज होगा, यहाँ पर ये लफ्ज आएगा, ये नन ऑफ दैट वाज नहीं, इस तरह कोई एक फाइनल नहीं था, एक वर्किंग पेपर। अगर लॉयर के साथ तारड़ साहब ने बैठ के अगर कोई जिस तरह बात की, और बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्पेशल कमेटी, जो रात को भी इसके कल 4 मुख्तलिफ सेशन हुए और रात को फाइनल जो हुआ, उसमें जो बिलावल साहब के को दिया गया था ड्राफ्ट और जो हमारे लॉयर को दिया हुआ था, वो उसमें डिफरेंसेस पाए गए थे। तो ये चीज़ बिल्कुल, और जो वर्बली चीज़ आ रही थी उस पर भी कोई इत्तेफाक नहीं था कि अब आप करने जा रहे हैं एक इतनी बड़ी तरमीम, 26th अमेंडमेंट।
हमें नहीं पता तारीखी कि अगर हो उसमें जाए तो कितने तारीखी- शिक्के हैं। उसका कंटेंट तो अलग बात है, हमें ये नहीं पता 10, 20, 30, 40, 50, मोर देन 50। देखिए उसमें More than मेजॉरिटी जो थी 50, जहाँ पे तो सुप्रीम फिर कोर्ट किस तरह है इसको उसके आप साथ वो फेडरल justification कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट possible जो है नहीं है। सर उसका गुजारिश ये इजाफा है कि होना था। आप हमें जो अब इस वक्त बता रहे हैं या पार्लियामान, ये इनको पहले बता ये देना बेसिक था। वो चीजें हैं जो सब्स्टिट्यूट होनी है या ऐड होनी है इन एडिशन टू दैट, जहां यही सुप्रीम चार कोर्ट है वहां- सेंटेंसेस आप अगर आप दो हफ्ते पहले बता देते तो आसानी हो जाती। व्हाट डज इट टेल यू? मतलब इतने सीजन पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, पहली अमेंडमेंट तो नहीं कर रहे थे, 27वीं अमेंडमेंट कर रहे हैं, 18वीं का हिस्सा ये रह चुके हैं। वेयर डिड दे गो रॉन्ग? अब यदि बैरिस्टर साहब तो शिकवा बनता नहीं है, ये तो अभी आए हैं यहाँ पे। इन पे बहुत बोझ तो मैं इनका जिक्र मैं यानी कि आई डोंट वांट टू पुश हिम इन अ टाइट कॉर्नर, लेकिन सर गुजारिश ये है, आपको और मुझे अच्छी तरह याद है LFO हुआ था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और पूरा 1 साल तक क्या होता जी बिल्कुल। उधर MMA निगोशिएट कर रही थी और पीपल्स पार्टी नो 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 मुशर्रफ को Yes. नो NRO होता रहना चाहिए। अब मौलाना जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, यानी पॉलिटिशियन वो होता है जो बात को एंटिसिपेट करे एंड देन वो मिडिल ग्राउंड देखें। और सर बड़ी आसानी से उन्होंने ये देख लिया कि अब काजी फायज ईसा जो हैं वो एक तो रेड रैग हैं फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी PTI, दूसरी तरफ जो है उन्होंने भी महसूस कर लिया है कि अब ये हम पे बोझ हैं। ठीक। और उसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि जब मौलाना को खुद पेश होके तो उन्हें बेल आउट करना पड़ा। ठीक। तो उसी वक्त ही ये तय हो गया था, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो गफूर आदिल साहब ने ये भी कह दिया जज साहबान का क्या है, वो तो आते जाते रहते तो हैं, so वो invest नहीं उन्होंने करना सर चाहते। उन्होंने दोनों के लिए एक मिडिल ग्राउंड निकाली ठीक। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। दिस आइडिया कि बेवकूफ़ो एक्सटेंशन पे ना जाओ, ऐसा करो 175 अलिफ के नीचे आ जाओ और उसमें फिर पैनल भी ले लो। लेकिन जो फंडामेंटल नुकता है ये आप तमाम सर लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँ कि आई मस्ट इंसिस्ट 2 दिन तक जब आप हफ्ता और इतवार लोगों को ऑलमोस्ट एज अ हॉस्टेज स्क्रीनों के सामने बिठा कर रखे हुए, समवन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फेल टू डिलीवर। तो आपने उस वक्त कंसेंसस नहीं क्राफ्ट करना होता। इसी तरतीब की मैं बात कर रहा हूँ। कंसेंसस आप पहले क्राफ्ट करते हैं, जब आप लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं तो फिर आपने तरमीम को पास करवाना होता है। नंबर पे वापस आइएगा। सो आपकी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे नहीं हो पाए। अब ये तमाम मुद्दा आपके सामने है। आपको लगता है कि अब कोई मुस्तकबिल है इस आईनी तरमीम का, या दोबारा से वो तो कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद भी हो सकती है, 20 दिन के बाद? योर टेक बेस्ड ऑन जो अभी तक हमने देखा। देखिए जो हो तो कभी भी कुछ भी सकता है लेकिन बहरहाल हम कॉन्फिडेंट थे इनके कॉन्फिडेंस से जो हमने लिया था कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्टेड ग्लोरी की तरह रिफ्लेक्टेड चांद है वो गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस ले लेता है। है तो चांद की तरह हमने भी तो इनकी रोशनी अब लेके समझा के- इस तनाजुर में अब आपके कॉन्फिडेंस का क्या हाल है? देखिए अब तो जाहिर है जो कल मतलब हम रात 11 साढ़े 11 तक वहीं थे, तो जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कैबिनेट काबीना की मीटिंग नहीं हुई, वी वर वेटिंग फॉर द कैबिनेट मीटिंग के वो होगी, उसके बाद ड्राफ्ट आएगा नेशनल असेंबली में, उसके बाद ड्राफ्ट आएगा सेनेट में। तो हम सारे 3 मरहलों के लिए कि पहले वो होगा तो फिर हम भाग के पहुँचे इधर आके, फिर नेशनल असेंबली होगी, उसके बाद हमारा सेशन होगा। बहरहाल आप देखिए अब तो चूंकि ड्राफ्ट खुल के अब आई डोंट नो वो ड्राफ्ट ठीक भी है या नहीं। लेकिन अगर आप बहरहाल देखें मोटी लॉ मोटी मिनिस्टर की शिकायत- स्पीच है, उसके बाद तो हम उसको टैली कर सकते हैं, जो उन्होंने बात है तो टैली कर तो सकते हैं। बहरहाल अब तो इस पे कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। अब उसमें मुझे मेरा अंदाज़ा तो है कि वक्त लगेगा और उसके लिए कोशिशें जारी हैं। अभी भी हमारे चेयरमैन साहब तो गए हुए थे मौलाना साहब के पास, अब जेल ने उसका क्या नतीजा निकला। लेकिन अब इस पे कंसेंस, अब इट विल बी, जहाँ तक मेरी सोच है, कंसेंसस डॉक्यूमेंट के तौर पे सामने आए तो बेहतर है। तो अब आपको कंसेंसस बनाना पड़ेगा। आई थिंक काफ़ी कॉमन ग्राउंड है जिस पे कंसेंसस आ रहा है, और ये तो बिल्कुल साफ इनकार तो नहीं हुआ कहीं से। ये तो नहीं कहा मौलाना ने कि बिल्कुल नहीं। वो भी कहते हैं कि ये इस्लाहात जो है वो जरूरी है। बिल्कुल कहा उन्होंने, इस्लाहात जरूरी है। ऑनरेबल मेंबर वो ऐसे ही है, वो बंदा वो कह रहा था ना कि इसको मैं ना समझा, मतलब ये कि आपको और क्या चाहिए? देखिए इस्लाहात इनकार है नहीं, इनकार तो नहीं है। अब मीटिंग्स हो रही हैं, एक कंसेंसस
कॉमन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मुलाकातें ना होती अगर कॉमन ग्राउंड एग्जिस्ट। फेयर इनफ, आई टेक योर पॉइंट। मेरे ख्याल में पार्लियामान के अंदर पार्लियामान का मुतहर्रक होना अपने इस्तेकाक के बारे में, अपनी ताकत के बारे में अच्छी खुशाइंद बात है, लेकिन इस तरमीम से मुतल्लिक जो तवक्कुआत का अंबार था आपके ख्याल में ज़्यादा डेवलप हो गया था? टू मच मीडिया हाइप, लोग स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए बहुत हाइप पे, हैं, बहुत हाइप को ऊंचा कर और दिया। एग्जॉस्ट कर दिया लोगों को बिठा बिठा के भी। और मीडिया, मैंने तो इतनी खुद शायद कहा है, जरूरत नहीं थी उतनी कई हाइप बार की। किसी एक दो चैनल पे भी कहा है कि ये जो हमारे बच्चे भाई बहनें सारे हमें देख देख के और हर एक हमसे माइक लेके पूछते हैं जी क्या बनेगा क्या बनेगा। मैं कहा हमें तो खुद नहीं पता कि क्या बनेगा तो हम क्या जवाब देते। तो ये चीज़ बिल्कुल 10 दिन पहले की अगर आप देखें हुकूमत वक्त के किसी की भी तर्जुमान का कोई तरमीम नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल सेशन है, फिर अब कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे आती है, आप खुद समझदार। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक है और बिल्कुल आखिर में हम थोड़ा सा मैथ्स करना चाहेंगे कि ये जो हिसाब किताब है, कंसेंसस इमेजिन कर लेते हैं कि हो जाएगा। अगर हो जाता है तो उसके बाद नंबर्स की क्या सूरत हाल होगी? वो तो तब्दील नहीं होने लगे कंसेंसस से, उन्होंने तो वही होना है जो हैं। आईनी तरमीम के लिए आपको ख़ास नंबर चाहिए, कंसेंसस आप बना सकते हैं। अब तो कंसेंसस बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। अगर हम मफरूज़ा ये बना लें कि कंसेंसस बन जाएगा तो फिर पार्लियामान के अंदर से आपको तरमीम लाने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है या बहुत ही मुश्किल से है, और वो भी कौमी असम्बली में तो आपको नज़र नहीं आती। तो ज़रा मैं पूछ लेता हूँ बैरिस्टर साहब से। सो लेट्स अस्यूम कि जी हमने कल परसों तरसों 2 हफ्ते 2 महीने के अंदर अरकरेज़ी करके खून पसीना एक करके कंसेंसस बना लिया। जो यूआई की भी आपने शिकें मान ली, इनके भी एतराज़ात आपने देख लिए, MQM ने जो एतराज़ात उठाए वो भी। उसके बाद आती है गेम नंबर्स की। इनको मिलाकर और कमियों को दूर करके जमातों की आपके सेनेट में तो 2/3 हो जाती है, कौमी असम्बली में नहीं है आपके पास। सो आपको बैग नहीं, बोरो नहीं, स्टील करना पड़ेगा। स्टील करना पड़ेगा। देखिए, इट्स नॉट अबाउट स्टीलिंग, इट्स अबाउट कि कौन आज़ाद अरकान पार्लियामान है जो नेशनल असम्बली में हैं। और मैं उन 41 की बात नहीं कर रहा, उन 41 के अलावा भी आपके पास दो लोग हैं। जी, दो लोग कंफर्टेबल। एंड दिस, जब मैंने कहा कि नंबर पूरे हैं 224, मे बी वो 224 पे एग्जैक्टली ही पूरे हैं। सो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपका हिसाब किताब तो बड़ा दोस्त होगा, जाहिर है, आपने तो तमाम, तो लगता है कि इनका मफरूज़ा जामे है और कवी है। देखें, इस लिहाज से जो इतना ये कॉन्फिडेंट है और है, मे भी इनके साथ कोई हो इस तरह हम ख्याल के हम इनको वोट करें, लेकिन हमारा अपना जो स्टांस है वो इस वक्त तो बिल्कुल यही है कि इस मौजूदा जो ऐसी कंडीशन है उस पर तो हमने वोट नहीं करना। इन्होंने वोट, लेकिन हम तो मफरूज़ा बना लें कि अगर ये आपके एतराज़ात दूर कर दें, कंसेंसस ड्राफ्ट इमर्ज हो जाए, फिर आपके ख्याल में नंबर्स जो हैं वो पूरे हो सकते हैं इसी पार्लियामान में? आपकी उम्मी ऑब्जर्वेशन क्या रही? बिल्कुल कई एग्जांपल्स हैं, इसीलिए तो 63A क्यों उसको अभी छेड़ा जा रहा है। वही तो यानी आप डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन अगर पार्टी लाइन होगा, लेकिन आपका वोट काउंट होगा। तो ये फिर आपको रिट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा ना। को वो कर रहे हैं। देखिए, उसमें अब ये है कि देन अगेन इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और इसकी आईनी तशरीह ही होगी एट सम स्टेज। तो आईनी तशरीह कौन करेगा? आप तो नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही करेगा। मैं तो नहीं करूंगा, नुसरत नहीं करेंगे, सेनेटर साहब नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट आपको क्या कह रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी, ठीक है। ज़रा नंबर के ऊपर आ जाए। यू थिंक अगेन मफरूज़ा खाम मुस्बत है कि हमारे पास नंबर है, या कर लेते हैं? अपना ख्याल है जी कि लास्ट मिनट पे, ये मेरा शुबा है, आई विश आई एम लुकिंग फॉर इट, 3 बंदे PML के भी गायब थे। 3 बंदे PMLN के भी गायब थे, उनके फ़ोन बंद जा रहे थे। हो सकता है इंसुलिन के बाद सो गए हों बेचारे कि शायद आज नहीं होना, या उन्होंने देखा हो कि मियां साहब कह रहे हैं आपके 3 बंदे आपके गायब थे, आप दूसरों की तरफ आखिरी लम्हात पे कल की सर, कल ऑब्वियसली थोड़ा सा जब देखिए ना, थोड़ा सा आराम हो तो हो जाता है। और फिर देखा कि मियां साहब भी नहीं है, माहौल ठंडा हो गया था नुसरत साहब। अगर माहौल गर्म होता तो फिर वो लोग जो हैं वो चले गए ना घरों में सर, तो फिर ठीक है, तो बात क्लियर। बड़ा इससे है कि होगा नहीं होगा नंबर इनका पूरा नहीं। अभी सर अभी होगा जी, अभी जो एक तरमीम तो आएगी सर, ठीक। और वो तरमीम जो है वो आज जो अभी इनकी जमात के लोग मिले हैं, इन्होंने कहा है कि ये भी तय हुआ है कि तैयार करके ये कि डाकिया कौन होगा, लेकर कौन जाएगा बहाव,
मुर्जा वहाब साहब। जी जी, ये सर ये भी तय हुआ। देखिए मोडालिटीज इतनी हुई हैं। अब तो आप ये पीपल्स पार्टी ने फिर चार्ज ले लिया कि इनसे तो खाना नहीं चल रहा। सर ये पीपल्स पार्टी ये डिलीवर जो है ना वो मौलाना करेंगे आईनी तरमीम कुछ, और उसके बाद जाहिर है जो डिलीवर करता है फिर उसके बस जो आपकी जमात, हम तो उनकी जमात की मरकजियत की बात कर रहे थे, अब आपकी जमात के पास आ गया तो आप देखिए, पुरानी मुझे अभी एक्सपर्ट। देखिए- सिर्फ एक फिक्रा कह दूं, ये भी मालूम कीजिए कि मौलाना को किसी शख्स को ये क्यों बताना पड़ा कि मौलाना मुफ्ती महमूद का बेटा उससे मिलेगा। जी आप चले उसकी। तो अब आप बताइएगा कि पहली मरतबा आपका एतमाद था कि नंबर पूरे थे, वो एतमाद नहीं हुआ। उनका ख्याल था नंबर पूरे थे, कंसेंसस की वजह से ये पिट गया। अब दोबारा तो वक्त लगेगा ना इस माहौल बनाने के लिए, उम्मीद बनाने के लिए, हिम्मत बनाने के लिए। आर यू गेम फॉर इट कि दोबारा से ट्रस्ट करें? देखिए, मुझे नहीं कि इन्होंने, हमारी पार्टी ने कुछ अपने ज़िम्मे रोल लिया है और इन्होंने दिया है, ये मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं। लेकिन राधा को नाचने के लिए पहले 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। हमारे ख्वाबों में तो हम राधा नचाते रहे, नहीं नाचती। वो तेल के बगैर ही नाची है पिछले 1 हफ्ते, बहुत नाची है, फिर नाच के थक गई है, उसके बाद घर को चली गई है। मौलाना, आपकी जमात को वैसे क्या मिलेगा इस तमाम मुद्दे के अंदर? आपके तो बड़े एतराज़ात थे, आप तो नए इंतखाबात के तलबगार थे और आप तो कह रहे थे कि असम्बली फारिग है, तो अब तो इसी असम्बली के ज़रिए आप तरमीम ला रहे हैं, तो काफ़ी तब्दीली आई है आपकी जमात के स्टांस में? देखें, सिर्फ हम नहीं बल्कि वो भी जो फॉर्म 47 के मामले पे बोलते थे वो भी फिर एडमिट कर चुके हैं इस हवाले से। और मौलाना साहब खुद अपनी तकरीर में कर चुके हैं कि जो मुल्की हालात है, जो सेंसिटिविटी है, अब हमें फॉर्म 45, 47 से निकल जाना है। अगर ये पार्लियामान है तो अब इसी की तकद्दुस को आगे लेके जाना है, और वो तभी पॉसिबल होगा कि हम एक दूसरे को स्पेस दें, बर्दाश्त करें, और फिर एक यूनिफॉर्मिटी होगी तो तब ही उसका कोई अच्छा सलूशन भी आएगा। अगर हम इसी तरह डिवाइड होते रहेंगे तो फिर तो कोई केपी भी का नतीजा गवर्नर, जो है, बलूचिस्तान का गवर्नर, दूसरे मामला वो उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं? ये नॉट एट ऑल, ऐसी अभी कोई सूरत हाल सामने नहीं है। फिलहाल जो है, जब हम इसके बुनियादी जो खदोखाल हैं उससे ये एग्री नहीं कर रहे तो कहाँ ये को जा के हम उन चीज़ों पे जाए। और दूसरा ये कि वो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। अगर स्टार्ट में गवर्नमेंट बनती, वो होता है गिव एंड टेक, सारा कुछ होता है, लेकिन इस स्टेज पे कोई ऐसी बात नहीं। और मैं कैटेगोरिकली आपके ये चैनल से बात करना चाह रही हूँ कि आज भी मैंने, हमारे लिए बहुत मोहतरम है वो शख्सियात, लेकिन कुछ अगर इस तरह इंफॉर्मेशन देते हैं कि मौलाना साहब इसलिए एग्री नहीं हुए कि वो मुतालबात नहीं माने गए, तो अगर मुतालबात नहीं माने गए तो हम तो आपके पास मुतालबा लेके नहीं गए थे, आप लोग ही ऑफर लेके गए और हमने नहीं दिया, और अब फिर आप आ रहे हैं। तो हम तो एक पार्लियामान के तकद्दुस के लिए बैठे हैं और अपना एक हमारा एतराज़ात दूर करें, मुतालबात की बात छोड़ दें। सो कोई डील ऑफर नहीं हो रही? नहीं, आई थिंक मौलाना साहब मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में और इस पार्लियामान को मजबूत करने के लिए जो फ्रेज तो कोई नया नहीं है, ये तो फ्रेज तो बहुत ही पिटा हुआ है। नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी ना डील की कोई बात हुई है ना कोई ऐसी, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि इस पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करना है तो ही विल हैव दैट सेंट्रल रोल टू प्ले, और वही क्योंकि एक ज़ीरक सियासतदान है और उनकी मेरे ख्याल में अब ज़ीरक सियासतदानों के हाथ में गेम कर देनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जो आपने किया है इस अमेंडमेंट के साथ, उसके बाद तो यही लगता है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम यही कहेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट यकीनन हुई होगी और एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अगर पार्लियामान से आप कंसेंसस बनाकर तमाम जमातों के नुमाइंदगान के एतराज़ात को दूर करते हुए ऐसी तरमीम लाएँ जिससे पार्लियामान का सर बुलंद होगा, तो मुझे बतौर टैक्स पेयर और वोटर खुशी होगी। हम जज साहबान को वोट नहीं करते, हम जर्नलों को वोट नहीं करते, हम जर्नलिस्ट को वोट नहीं करते। अगर हम चाहते हुए ना चाहते हुए किसी को वोट करते हैं तो वो पार्लियामान के अफराद हैं। हमें उनका एहतराम भी मकसूद है और हम चाहते हैं उनका तकद्दस भी बरकरार रहे, लेकिन पार्लियामान को ज़रा अपना होमवर्क पहले कर लेना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।